औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाल्लाह हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे और वो चैप्टर है ओवरव्यू। चैप्टर का नेम है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। इस चैप्टर को हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन फर्स्ट चैप्टर में मैंने ये ज़रूरी समझा कि इस सारे चैप्टर का ओवरव्यू हम पढ़ ले। तो इंशाल्लाह आज का शॉर्ट लेक्चर होगा, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट लेक्चर है और सारा नेक्स्ट लेक्चर में जितने भी टॉपिक्स आएंगे वो सब इस पर डिपेंडेंट है। मतलब जो स्टूडेंट ये लेक्चर सुनेगा तो तभी उसको नेक्स्ट लेक्चर्स की समझ आएगा, और जो इसको नहीं पढ़ेगा, नहीं सुनेगा, तो उसको फिर नेक्स्ट लेक्चर की समझ नहीं आएगी। तो ये मस्ट आप लोग पहले इस पर ये सुन ले ये लेक्चर, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट जो भी टॉपिक होगा उसको आप इजीली समझेंगे। तो इंशाल्लाह आज क्या ओवरव्यू ऑफ रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले प्रीवियस चैप्टर जीन एक्सप्रेशन के बारे में हमने डिटेल में वो चैप्टर डिस्कस किया है। उसमें ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सारी चीज़ें हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किए हैं। हम दोबारा उसके डिटेल में नहीं जाते। तो रेगुलेशन से पहले हमें जीन एक्सप्रेशन का पता होना बहुत ज़रूरी है कि जीन एक्सप्रेशन क्या है, तभी हम इसको रेगुलेट या कंट्रोल कर सकेंगे। तभी हम रेगुलेशन का मतलब समझ सकेंगे, जब हमें जीन एक्सप्रेशन का पता हो। तो फर्स्ट स्लाइड में मैंने जीन एक्सप्रेशन का डिफिनीशन ऐड किया है। जीन एक्सप्रेशन की डिफिनीशन को देख ले। जीन एक्सप्रेशन जो है, जीन एक्सप्रेशन तो ये क्या है? द जीन एक्सप्रेशन इज एन मल्टी स्टेप प्रोसेस। जीन एक्सप्रेशन एक स्टेप में नहीं होता, ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है। और इस क्या है? थ्रू विच द इंफॉर्मेशन encoded in gene is used that ultimately results in the production of a functional gene product। इस डिफिनीशन को मैंने जस्ट इस लास्ट 3 वर्ड्स के लिए ऐड किया है। फंक्शनल जीन प्रोडक्ट, जीन एक्सप्रेशन के रिजल्ट में हमेशा जो है वो क्या, प्रोटीन नहीं बनेंगे, इसलिए मैंने इस 3 वर्ड्स को यहाँ ऐड किया है। फंक्शनल जीन प्रोडक्ट बनेगा। फॉर एग्जांपल क्या, मेजॉरिटी स्टूडेंट यहाँ गलती कर लेते हैं। एमसीक्यूज में आता है कि जीन एक्सप्रेशन किसको कहते हैं, तो एक पॉइंट में लिखा होता है कि फंक्शनल जीन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन, दूसरे पॉइंट में लिखा होता है प्रोटीन की फॉर्मेशन। तो सारे स्टूडेंट फिर प्रोटीन को सेलेक्ट कर लेते हैं, जो कि गलत है। तो दोनों हो सकते हैं फंक्शनल जीन प्रोडक्ट में। अब फॉर एग्जांपल फंक्शनल जीन प्रोडक्ट का यहाँ क्या मतलब है, आप लोग एग्जाम्पल ले ले राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। तो इन दोनों प्रोडक्ट्स, ये भी जीन के प्रोडक्ट्स है, तो इनके लिए भी अब जीन प्रेजेंट थे, लेकिन ये तो प्रोटीन नहीं है, ये आरएनए है। तो जीन एक्सप्रेस हुआ है, उससे फंक्शनल आरएनए बना है। तो इसलिए ये मैंने यहाँ फंक्शनल जीन प्रोडक्ट लिखा है। तो या फंक्शनल जीन प्रोडक्ट में अब आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए की बात भी आ गई, और फंक्शनल जीन प्रोडक्ट में प्रोटीन की बात भी आ गई। तो यह बिल्कुल करेक्ट डिफिनीशन है जीन एक्सप्रेशन का। तो यहाँ आप लोग देख ले, ये डीएनए है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। डीएनए से जब आरएनए बनता है, इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और इसको एक दूसरा एक्टिविटी भी कहते हैं, हेट्रोकैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ डीएनए। ये हमने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। फिर आरएनए से जब अमीनो एसिड्स बनते हैं, अमीनो एसिड की चेन बनती है, तो उस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। फिर अमीनो एसिड में फोल्डिंग वगैरह होती है और उससे फंक्शनल प्रोटीन बनता है। तो ये देख ले आप, ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है और इसको हम जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। अब इस जीन एक्सप्रेशन को हम किस तरह रेगुलेट करेंगे, ये बात आप लोग जहन में रख ले कि हमारा एक टीचर था, वो हमें हर लेक्चर में, जब हम ये चैप्टर यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तो वो हर लेक्चर में ये बात हमें एक्सप्लेन करता कि जीन एक्सप्रेशन से ज़रूरी बात इसकी रेगुलेशन है। तो अब वो कैसे, अब वो हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ अब आप लोग देख ले, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन।
अब इस एक्सप्रेशन जीन एक्सप्रेशन की किस तरह हम इसकी रेगुलेशन करेंगे, मतलब एक सेल किस तरह इस सारे जीन्स एक्सप्रेशन का रेगुलेशन करते हैं, तो ये अब हम पढ़ते हैं। द सिंथेसिस ऑफ अ पर्टिकुलर जीन प्रोडक्ट इज कंट्रोल्ड बाय मैकेनिज्म्स कलेक्टिवली कॉल्ड जीन रेगुलेशन। अब जीन प्रोडक्ट्स जो बनते हैं तो वो जीन एक्सप्रेशन के रिजल्ट में बनते हैं। तो अब इस जीन प्रोडक्ट को कंट्रोल करता है सेल जो है, इस जीन प्रोडक्ट को, इसकी सिंथेसिस को कंट्रोल करता है, और वो जिस मैकेनिज्म्स के थ्रू इसको कंट्रोल करता है, तो उस मैकेनिज्म्स को हम क्या कहते हैं, कलेक्टिवली हम उस सारे मैकेनिज्म्स को जीन रेगुलेशन का नाम देते हैं। अब फॉर एग्जांपल जीन रेगुलेशन, जिस तरह हम आगे जाएंगे तो इंशाल्लाह ये वर्ड आपको और भी क्लियर होता जाएगा। अब यहां आप लोग देख ले, सेल्स कंटेन जेनेटिक कैपेसिटी फॉर द सिंथेसिस ऑफ एन इनॉर्मस नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स प्रोटीन। अब यहाँ हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जिस तरह के ह्यूमन है, ह्यूमन के सेल में तकरीबन 20,000 जीन्स जो है, इससे ज्यादा जो है वो हमारे सेल में प्रेजेंट है, राउंड अबाउट 20,000। तो अब हमारे अगर हेयर का सेल है, हमारे अगर फिंगर हैंड का सेल है, हमारे अगर फीट के सेल्स है, हमारे जिस बॉडी पार्ट का भी सेल है, सारे सेल्स में एक किस्म का डीएनए है, और सारे सेल्स में मतलब सारे 20,000 जीन्स प्रेजेंट है। लेकिन अब अगर हर सेल जो है ये सारे 20,000 जीन जो है ये एक्सप्रेस करेगा, तो इस पर इतना ज्यादा जो है वो क्या एनर्जी वेस्टेज भी होगी, और सारा फंक्शन जो है फिर वो डिस्टर्ब होगा। तो अब सेल क्या करता है, सेल इस तरह काम करता है कि जिस पार्ट को जिस जीन की जरूरत होती है वहां जस्ट वो जीन एक्सप्रेस होता है, और बाकी जगह में वो जीन जो है वो एक्सप्रेस नहीं होता, और वो ऑफ कंडीशन में रहता है। तो जीन रेगुलेशन का मतलब ये है कि जहां जीन की जरूरत हो वहां उसको एक्सप्रेस किया जाए, और जहां जीन की जरूरत ना हो तो वहां उसकी एक्सप्रेशन को ऑफ कर लिया जाए। तो इसको हम रेगुलेशन कहते हैं। बट नॉट ऑल ऑफ these प्रोडक्ट आर प्रेजेंट इन एनी गिवन टाइम। अब सेल में तो 20,000 जीन है, लेकिन ये सारे एक टाइम में प्रेजेंट नहीं होते। लेकिन क्या होता है, many being selectively activated only on special occasions and in response to some environmental stimulus। तो अब हर सेल में जो है उसकी जरूरत के मुताबिक जो है वो जीन की एक्सप्रेशन होगी, और उसकी जरूरत किस तरह, फॉर एग्जाम्पल बाहर से उसको स्टिमुलस मिलेगा, अंदर से भी उसको स्टिमुलस मिल सकता है, तो ये इस स्टिमुलस के मुताबिक जो है उस जीन की एक्सप्रेशन करेगा, मतलब एक्स्ट्रा जीन की एक्सप्रेशन नहीं होगा। तो अब फॉर एग्जाम्पल हमारे सेल्स में जो है नॉर्मली हमारे बॉडी में जो है दो किस्म के जीन्स होते हैं। एक होते हैं हमारे पास कंस्टिट्यूटिव जीन्स। अब ये कौन से जीन है, ऑन इन ऑल सेल्स। अब ये वो जीन है, ये वो जीन होते हैं जो सारे सेल्स में ऑन होते हैं, मतलब ये वो जीन्स होते हैं जिसकी एक्सप्रेशन एक्टिवली जो है, बस एक्टिवली इसकी एक्सप्रेशन ऑन रहती है, मतलब ट्रांसक्राइब्ड एट अ रिलेटिवली कांस्टेंट लेवल। तो ये जो है ये मतलब कांस्टेंट लेवल में जो है इसकी एक्सप्रेशन होगी, इसकी एक्सप्रेशन ऑफ नहीं होगी। फॉर एग्जांपल किस तरह, फॉर एग्जाम्पल हार्ट की जो सेल्स है, हार्ट बीटिंग के लिए हमारे बॉडी में जो जीन्स रिक्वायर्ड है, तो उसकी ट्रांसक्रिप्शन हमेशा ऑन रहती है। अब क्यों, अगर हार्ट बीटिंग स्टॉप होगी तो उससे मतलब इंसान की डेथ काज होगी, तो इसलिए इस जीन्स की एक्सप्रेशन जो है ये हमेशा ऑन रहती है, इसको हम कंस्टिट्यूटिव जीन्स कहते हैं। और इसके लिए एक और टर्मिनोलॉजी भी यूज होती है जिसको हम हाउस कीपिंग जीन्स कहते हैं। तो हाउसकीपिंग जीन्स वो होते हैं जो कांस्टेंट लेवल में उसकी एक्सप्रेशन जो है वो होती है, और हमेशा उसकी एक्सप्रेशन ऑन रहती है। सेकंड कैटेगरी जो है जीन्स का वो रेगुलेटेड जीन्स का है। अब ये क्या, कौन से जीन्स है, एक्सप्रेशन
चेंजेस इन रिस्पॉन्स टू इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलाई। मतलब ये वो जीन्स होते हैं जिसकी रेगुलेशन जो है, मतलब ज़रूरत के मुताबिक ये जीन इसकी एक्सप्रेशन ऑन होगी, और जब इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी तो फिर इस जीन्स की एक्सप्रेशन जो है वो ऑफ रहेगी। तो ये रेगुलेटेड जीन है। ये अक्सर एमसीक्यूज में इसके बारे में पूछा जाता है, तो ये टर्मिनोलॉजी जहन में रख ले आप लोग। अब कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन जो है ये क्यों जरूरी है, तो यहाँ अब इस 3 पॉइंट्स में इसकी इस सारे टॉपिक्स की समरी है। तो अब यहाँ देख ले, कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन इज एब्सोल्युटली क्रिटिकल फॉर करेक्ट फंक्शनिंग ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन जो है ये बहुत जरूरी है, एब्सोल्युटली क्रिटिकल फॉर करेक्ट फंक्शनिंग। मतलब अगर एक सेल है और बॉडी में वो सेल अगर सही काम कर रहा है, तो वो क्यों सही काम कर रहा है, वो कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन की वजह से सही काम कर रहा है। अगर कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन जो है ये डिस्टर्ब हो गया, तो फिर सेल कभी भी जो है वो करेक्ट फंक्शनिंग नहीं कर सकेगा। तो इसलिए ये करेक्ट फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन का फिनोमेना सेल में प्रेजेंट हो। अब किस लिए ये इंपॉर्टेंट है? डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन। अब आप लोग देख ले, आइस आइस के सेल्स जो है वो, उसमें जस्ट आइस के जीन्स एक्सप्रेस होते हैं, तो इससे आइस की फॉर्मेशन होती है। अब लेग्स के सेल्स जो है उससे लेग्स की फॉर्मेशन होती है, तो उसमें जस्ट लेग्स की जीन्स की एक्सप्रेशन होगी। तो ये क्या, अब कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन जो है ये रोल प्ले करता है डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन में। इसके अलावा एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। अब कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन वो फिनोमेना है जिसकी वजह से एक सेल जो है वो एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड कर सकता है। फॉर एग्जांपल किस तरह, फॉर एग्जांपल आप लोग देख ले, जिस तरह प्लांट होते हैं, प्लांट वो स्टोमेटा जब डे आता है तो डे के टाइम में वो स्टोमेटा को ओपन करता है, और नाइट के टाइम में वो स्टोमेटा को फिर पार्शली क्लोज करता है। तो अब ये क्यों होती है? ये जीन एक्सप्रेशन की वजह से होती है। और ये क्यों इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सेस को ये रिस्पॉन्ड करता है। फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंट में चेंज आ गया, तो जीन जो है, जीन एक्सप्रेशन में भी फिर उसी तरह जीन एक्सप्रेशन उस इन्वायरमेंटल चेंजेस को रिस्पॉन्ड करता है, और उसके मुताबिक सेल अपना फंक्शनिंग करेक्ट वे में कंटिन्यू रखता है। तो इसलिए भी ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा मेंटेनिंग द बायोकेमिस्ट्री ऑफ द सेल। अब किस सेल को किस कंपाउंड्स या किस मटेरियल की फॉर्मेशन की जरूरत है, तो ये भी जो है ये भी कौन डिसाइड करेगा? ये भी कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन की वजह से होगा कि किस सेल में कौन से जीन को एक्सप्रेस करना है, किस सेल में कौन से मटेरियल की फॉर्मेशन करना है। तो ये सारे जो है ये कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन जो है ये कंट्रोल करता है, ये सारे प्रोसेसेस। तो इसलिए जो है कंट्रोल या रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़रूरी है। इस नेक्स्ट स्लाइड में एक एग्जांपल है, वो आप लोग देख लें इंशाल्लाह। उससे आपको फिर इसकी कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन की इंपॉर्टेंस का पता चल जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये। यहाँ आप लोग देख ले, अब ये ड्रोसोफिला है। ड्रोसोफिला ये एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इमेज है, और ये दूसरा। अब यहां देख ले क्या लिखा है, व्हेन जीन एक्सप्रेशन गोज बैड। मतलब अगर जीन एक्सप्रेशन खराब हो जाए, कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन जो है वो उसमें मतलब वो डिस्टर्ब हो जाए, तो फिर क्या होगा? तो यहां आप लोग पहले तो इसको समझ ले। होम्योटिक जीन्स होते हैं हमारे बॉडी में। क्या? होम्योटिक जीन्स होते हैं। ये जहन में रख ले, होम्योटिक जीन्स वो जीन्स होते हैं जो कि एम्ब्रियोनिक प्रोसेसेस में एक सेगमेंट, बॉडी की एक सेगमेंट की फॉर्मेशन करता है। मतलब जब एम्ब्रियो बन जाता है उसमें डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल सेगमेंट ए बी सी डी। तो ये कौन डिसाइड करेगा कि ए सेगमेंट से हेड बनेगा,
बी सेगमेंट से थोरेसिक कैविटी बनेगी और सी सेगमेंट से लेग्स बनेंगे इस तरह। तो ये कौन डिसाइड करता है? ये होमियोटिक जीन्स डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब यहां देख ले, ये ड्रोसोफिला के एंटीना है, एंटीना जो हेड में प्रेजेंट है। अब अगर जीन एक्सप्रेशन में फर्क आ गया, मिस्टेक आ गया और उसकी वजह से जीन एक्सप्रेशन गोज बेड। जब जीन एक्सप्रेशन खराब हो गया, मतलब इसका कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन या रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन डिस्टर्ब हो गया, तो यहां अब आप लोग देख ले, होमियोटिक म्यूटेशन एंटीनीपीडिया। तो अब इस एंटीना की जगह ड्रोसोफिला के जो एंटीना थे, एंटीना हेड में, अब इस एंटीना में लेक्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हुई है। क्या? लेक्स की फॉर्मेशन। तो अब ये इस डायग्राम से आप लोगों को ये अंदाजा हुआ होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है ये रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो अगर रेगुलेशन ना हो तो मतलब आइस की जगह में फिर लेग्स की फॉर्मेशन होगा, लेग्स की जगह में फिर आइस की फॉर्मेशन होगा। तो ये सारा प्रोसेस जो है फिर डिस्टर्ब होगा। तो ये जो हमारे बॉडी में सब चीजें अपनी जगह पर करेक्ट फंक्शनिंग कर रहे हैं, तो ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन की वजह से, मतलब रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन की वजह से ये सारे प्रोसेस करेक्ट वे में बिल्कुल कंटिन्यू है। तो ये क्या रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन का एक एग्जाम्पल था। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब ये कि अब हम किस फॉर एग्जाम्पल अब हम कौन कौन से पॉइंट्स में कौन कौन से पॉइंट्स पर जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स, एट विच पॉइंट्स कैन जीन एक्सप्रेशन बी कंट्रोल्ड। ये आप लोग देख रहे, ये डीएनए है और इसमें ये रेड पार्ट जो आप लोगों को नजर आ रहा है ये जीन है। ये क्या है? जीन है। तो यहां आप लोग देख ले, फर्स्ट स्टेप यहां आएगा, कहां? यहां, मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन होगा या नहीं होगा। तो इस स्टेप पे भी हम जीन रेगुलेशन को, जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ये फर्स्ट स्टेप आ गया कि मतलब ट्रांसक्रिप्शन होगा या नहीं होगा, एक जीन की ट्रांसक्रिप्शन होगी या नहीं होगी। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया जीन एक्सप्रेशन, जो कि हम इस पॉइंट पर इसकी एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। जब ट्रांसक्रिप्शन हो जाए तो फिर क्या है, फिर यूक्रियाट और प्रोक्रियाट में ये डिफरेंस है, और ये फिर हम जब नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे उसमें डिटेल में ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ जस्ट ओवरव्यू हम डिस्कस कर रहे हैं। अब यूक्रियाट में आरएनए प्रोसेसिंग होती है। अब क्या, अब अगर ये यूक्रियाटिक जीन है तो फिर स्प्लाइसिंग होगी या नहीं होगी। तो अगर स्प्लाइसिंग होगी तो मतलब जीन एक्सप्रेशन होगा, अगर स्प्लाइसिंग नहीं होगी जीन एक्सप्रेशन स्टॉप हो जाएगा। तो फिर इस पॉइंट पर भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट जो है फिर आता है ट्रांसलेशन का, कि ट्रांसलेशन होगा या नहीं होगा। ट्रांसलेशन को हम अगर स्टॉप कर ले तो जीन एक्सप्रेशन को स्टॉप हो जाएगी। तो ये थर्ड पॉइंट है, इस पॉइंट पर भी हम जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। और लास्ट स्टेप जो है, लास्ट वो क्या है, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन है। प्रोटीन की फोल्डिंग जो हमने फर्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन किया, अगर प्रोटीन की फोल्डिंग होगी तो मतलब तब ही वो प्रोटीन फंक्शनल हो जाएंगे। अगर प्रोटीन की फोल्डिंग नहीं होगी, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट नहीं होंगे, तो फिर ये क्या, ये जो है ये फंक्शनल प्रोटीन नहीं हो सकते। तो ये फोर्थ स्टेप है और इस पर भी हम जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट स्टेजेस या स्टेप है जिस पर हम जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ये प्रोक्रियाट में भी डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह इसकी जीन एक्सप्रेशन कंट्रोल होगी, और यूक्रियाटिक में नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह। अब यहां आप लोग देख ले, टू ट्रांसक्राइब्ड आर नॉट टू ट्रांसक्राइब्ड। तो अब कि ये ट्रांसक्राइब्ड होगी या नहीं होगी, तो ये हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया। ये स्टेप पर भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग टू हैंग अराउंड। ये मैसेंजर आरएनए बन गया, तो जिस तरह मैंने प्रोसेसिंग की बात की आपको, तो
कितने टाइम तक ये मैसेंजर आरएनए सेल में हैंग अराउंड रहेगा। तो जब तक ये मैसेंजर आरएनए ही रहेगा, तो इससे जब तक प्रोटीन नहीं बनेगा तो ये मतलब कोई फंक्शन नहीं कर सकता। तो ये सेकंड स्टेप हो गया। इस तरह टू ट्रांसलेट आर नॉट टू ट्रांसलेट, तो मतलब ट्रांसलेशन होगी या नहीं होगी ये भी हमने डिस्कस किया। इस स्टेप पर भी हम जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब लास्ट स्टेप जो है ये हाउ लॉन्ग टू हैंग अराउंड, तो मतलब जब प्रोटीन बन जाए तो मतलब ये प्रोटीन कितने टाइम तक इसी फॉर्म में रहेंगे, कितने तब जब इसमें मॉडिफिकेशन होगी, इसमें फोल्डिंग होगी, इससे थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर प्रोटीन का बनेगा, तब ही जाके वो फंक्शन करेगा। तो ये 4 स्टेप्स है जिस पर हम जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि आप लोगों ने तो क्या रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ हम अब रेगुलेटरी सीक्वेंस और रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ आप लोग इस स्लाइड को गौर से देख ले। रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, the initial step in all gene expression is controlled by regulatory sequence of DNA that are usually embedded in the non-coding region of the genome. जीन का स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। इसमें एक रेगुलेटरी सीक्वेंस होता है और एक स्ट्रक्चरल सीक्वेंस होता है। रेगुलेटरी सीक्वेंस वो होता है जिसमें प्रोमोटर आता है, और स्ट्रक्चरल सीक्वेंस वो होता है जिससे मैसेंजर आरएनए बनता है। तो अब रेगुलेटरी सीक्वेंस जो है, रेगुलेटरी सीक्वेंस ये डीएनए का ही पार्ट होता है, डीएनए का, लेकिन ये कहां प्रेजेंट होता है, ये नॉन कोडिंग रीजन में प्रेजेंट होता है। तो अब रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन जो होता है ये सारे जीन्स में इनिशियल स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है क्या, किस चीज का, कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन या रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन का फर्स्ट स्टेप कौन सा है, ये ट्रांसक्रिप्शन है। ये अपने साथ नोट कर ले, एमसीक्यूज में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि सबसे पहला स्टेप कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन या रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन का कौन सा है, तो वो ट्रांसक्रिप्शन है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों से एमसीक्यूज में ये पूछा जाए कि हमारे पास सबसे इफिशिएंट स्टेप कौन सा है जिस पर हम जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, तो सबसे इफिशिएंट स्टेप जो है वो ट्रांसक्रिप्शन का ही है। क्योंकि अगर ट्रांसक्रिप्शन हो जाए फिर उसके बाद स्प्लाइसिंग भी हो जाए और आप फिर ट्रांसलेशन के स्टेप पर जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करोगे, तो तब इस ट्रांसक्रिप्शन और स्प्लाइसिंग इन प्रोसेसेस में बहुत सारा एनर्जी जो है वो वेस्ट हुआ होगा। तो इसलिए सबसे एफिशिएंट, सबसे बेस्ट वे ये है कि आप जीन एक्सप्रेशन को ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पर ही कंट्रोल कर ले या रेगुलेट कर ले। तो ये सबसे जरूरी बात है। तो ये भी एमसीक्यूज है, ये अपने साथ नोट कर ले। अब देख ले आप लोग, इसमें सिस एक्टिंग और ट्रांस एक्टिंग है, इसलिए ये मैंने इस स्लाइड में ऐड किया है। द इंटरेक्शन बिटवीन दीज डीएनए सीक्वेंसेस एंड रेगुलेटरी मॉलिक्यूल सच एज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कैन इंड्यूस और रिप्रेस द ट्रांसक्रिप्शनल मशीनरी। अब ये बात याद रख ले, हमेशा जीन एक्सप्रेशन जो है, जीन एक्सप्रेशन वो दो चीजें कंट्रोल करेगा। जीन एक्सप्रेशन जो है वो दो चीजों की कंट्रोल में होगा। कौन कौन से चीजें हैं, वो रेगुलेटरी सीक्वेंसेस और रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स है। जब ये दोनों इंटरेक्शन करेंगे, रेगुलेटरी सीक्वेंस मतलब प्रोमोटर और रेगुलेटरी मॉलिक्यूल मतलब ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स, जब ये दोनों इंटरेक्शन करेंगे तो ये डिसाइड करेगा कि ट्रांसक्रिप्शन होगा या नहीं होगा। तो इस सेंटेंस का मतलब यही है कि इंटरेक्शन बिटवीन दीज डीएनए सीक्वेंस एंड रेगुलेटरी मॉलिक्यूल सच एज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स कैन इंड्यूस और रिप्रेस द ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी। तो जब इन दोनों के दरमियान इंटरेक्शन होगा तो ये डिसाइड करेगा या तो ट्रांसक्रिप्शन इंड्यूस होगा मतलब इंक्रीज होगा, या उसकी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी, या वो ट्रांसक्रिप्शन जो है वो रिप्रेस होगा मतलब स्टॉप होगा। तो मतलब ये कंट्रोल हो गया, रेगुलेट हो गया। तो ये रेगुलेशन कौन करता है, ये दो मतलब ये दो चीजें जो है ये जीन एक्सप्रेशन की रेगुलेशन करते हैं, एक रेगुलेटरी सीक्वेंस और दूसरा रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स।
इन्फ्लुएंसिंग द काइंड्स एंड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट आर प्रोड्यूस। और इस कंट्रोल की वजह से डिफरेंट सेल्स में जो है डिफरेंट मटेरियल या डिफरेंट जीन की एक्सप्रेशन जो है वो होती है इस जीन कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन की वजह से। अब यहां देख ले, द रेगुलेटरी डीएनए सीक्वेंसेस आर कॉल्ड सिस एक्टिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर ले। रेगुलेटरी सीक्वेंस जो है, रेगुलेटरी सीक्वेंस ऑफ डीएनए मतलब प्रोमोटर की बात हो रही है या ऑपरेटर की। ये हम फिर जब लेक ओपेरान पढ़ेंगे उसमें डिटेल से ये सारे चीजें सिस एक्टिंग और ट्रांसफर वहां भी एक्सप्लेन होगा, लेकिन यहाँ ओवरव्यू है, यहाँ भी आप लोग इसको नोट कर ले। तो ये जो है ये सिस एक्टिंग है। अब सिस एक्टिंग क्या है? फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम नंबर 1 है और क्रोमोसोम नंबर 1 पर एक जीन प्रेजेंट है, तो उस जीन का प्रोमोटर जो है, उस जीन का प्रोमोटर वो जीन नंबर वो प्रोमोटर जो है वो क्रोमोसोम नंबर 1 के जीन को ही कंट्रोल करेगा। तो इसलिए ये सिस एक्टिंग है। मतलब सिस एक्टिंग का आसान सा मतलब ये है, यहां आप लोग देख ले, ये डीएनए है, ठीक है, यहां एक रेगुलेटरी सीक्वेंस है, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल, ये तो नहीं है लेकिन हम फॉर एग्जांपल लेते, ये एक रेगुलेटरी सीक्वेंस है, ठीक है। इससे ये रेगुलेटरी सीक्वेंस जो है, यहां आप लोग देख ले, इससे जो है ये फैक्टर बन गया, और ये जो है ये इस जीन की एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है। तो फॉर एग्जांपल यहां प्रोमोटर होगी, तो प्रोमोटर जो है वो उस सामने वाले जीन की सेम क्रोमोसोम पर प्रेजेंट जो है जो होगी उसको ही जस्ट कंट्रोल करेगा। इस तरह नहीं होगा कि ये प्रोमोटर जो है ये दूसरे क्रोमोसोम के जीन को कंट्रोल करेगा, नहीं, एक क्रोमोसोम पर जो जीन होगा उसका प्रोमोटर जस्ट उस जीन को ही कंट्रोल करेगा। तो इसलिए ये सिस एक्टिंग है। सिस एक्टिंग का मतलब यहां आप लोग देख ले, बिकॉज दे इन्फ्लुएंस द एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम एज द रेगुलेटरी सीक्वेंस। तो ये जो है ये प्रोमोटर जो है ये इस सेम क्रोमोसोम के जीन को ही कंट्रोल करता है। मतलब सेम रेगुलेटरी सीक्वेंस और जीन दोनों सेम क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है और सेम क्रोमोसोम पर फंक्शन भी करते हैं, तो इसलिए इसको सिस एक्टिंग कहते हैं। अब रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स जो है, रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स सिस एक्टिंग भी हो सकते हैं और ट्रांस एक्टिंग भी हो सकते हैं, लेकिन यहां मैंने जस्ट ट्रांस एक्टिंग वाला इंक्लूड किया है, लेकिन इस फिगर में फिर दोनों है। The regulatory molecules are called trans-acting because they can diffuse transit through the cell from their site of synthesis to their DNA binding site. For example, क्या? A protein transcription factor, a trans-acting molecule that regulate a gene on chromosome 6 might itself have been produced from gene on chromosome 11. अब ट्रांस एक्टिंग क्या है कि फॉर एग्जांपल जीन क्रोमोसोम नंबर 6 पर एक जीन प्रेजेंट है और उस जीन ने एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बनाया, और वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ने ट्रेवल किया और दूसरे क्रोमोसोम पर चला गया, क्रोमोसोम नंबर 11 पर, और इस क्रोमोसोम नंबर 11 की एक्सप्रेशन को इसने कंट्रोल किया। तो मतलब बना एक क्रोमोसोम पर था और फंक्शन दूसरे पर कर लिया। तो ये अब क्या है? ये अब ट्रांस एक्टिंग है। लेकिन जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स जो है ये सिस एक्टिंग भी हो सकते हैं और ट्रांस एक्टिंग भी हो सकते हैं, लेकिन रेगुलेटरी डीएनए सीक्वेंसेस जो है वो क्या है? वो जस्ट सिस एक्टिंग ही रहेंगे। अब यहां देख ले, यहां एक जीन है, यहां दूसरा जीन है, इस जीन ने ये फैक्टर बनाया, ये आप लोग देख ले, और ये फैक्टर जाकर कहा सेम क्रोमोसोम पर इसने फंक्शन किया, तो ये सिस एक्टिंग पर हो गया। लेकिन यहां मैंने जस्ट इसको रेगुलेटरी मॉलिक्यूल को ट्रांस एक्टिंग में इंक्लूड किया है। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी जो है वो ट्रांस एक्टिंग होते हैं। अब देख लिया यहां, इससे ये एक क्रोमोसोम है और ये फिर फंक्शन जो है ये नेक्स्ट दूसरे क्रोमोसोम पर करेगा। इस क्रोमोसोम से ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, फॉर एग्जांपल यहाँ आप लोग इसको ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर समझ ले, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बन गया, ये अब चला गया दूसरी जगह पर और दूसरी जगह पर इसने फंक्शन किया, तो इसलिए ये ट्रांस
एक्टिंग है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर ओवरव्यू के बारे में। इंशाल्लाह फिर कल डिटेल में जो है प्रॉपर रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए ये काफ़ी था। जज़ाकल्लाह।